सो हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका कॉप्स एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हेल्स पैराडाइज के एपिसोड 2 को। पर उससे पहले अगर आपने एपिसोड फर्स्ट को नहीं देखा है तो इसमें कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो पहले आप उसे देखिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 2 जिसका नाम है स्क्रीनिंग एंड चूजिंग। लेट्स बिगिन। एपिसोड के स्टार्ट में हम सागरी को सुनते हैं जो कि बताती है कि एक बार एक कहानी सुनाने वाले ने रिक्वेस्ट की कि जब वो कहानी जैसे ही ख़त्म करे उसे मार दे, और इसका काम सागरी के डैड यानी यमादा असाइमोन किशिजी को दिया गया। और उन्होंने उसकी गर्दन ऐसे काटी कि उसे ज़रा भी दर्द नहीं हुआ और पता भी नहीं चला, और उसने अपनी कहानी भी पूरी कर दी। और ये देखकर सागरी उनसे काफ़ी इम्प्रेस होती है और उन्हीं की तरह वो तलवार से मूव करना सीखना चाहती थी। और इसके लिए वो काफ़ी बार ट्राई करती है, पर बार बार उसके अंदर मारने से पहले एक डर था जो उसकी तलवार की रिफ्लेक्शन में पूरा दिखता था और उसकी तलवार को भारी कर रहा था, क्योंकि उसे दुख था उन सबको मारने का। तभी वो कहती है कि मैं कैसे ये अपने अंदर का दर्द मिटा पाऊँगी, और जो भी मेरी तलवार से मरते हैं वो काफ़ी दर्द भरी मौत मरते हैं, जबकि मेरे डैड की तलवार से उन्हें पता तक नहीं चलता। और क्या मैं कभी कोई भी ज़िंदगी बिना डाउट या हेजिटेशन के ले पाऊँगी? तभी हमारा सीन एक बीच पर चेंज होता है जहाँ टेंट लगा था जिसमें वो सारे क्रिमिनल्स इकट्ठे किए गए थे जो कि उस आइलैंड पर भेजे जाने वाले हैं। और तभी वहाँ के राजा का मंत्री बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ मौका मिल रहा है राजा से मिलने का, और भी फालतू की बातें करता है। पर क्रिमिनल्स शोर मचाने लगते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है और कौन है ये राजा वाजा। तभी वो मंत्री डरता है और दूसरे खड़े हुए बंदे से बोलता है कि क्या इन्हें इकट्ठा करना यहाँ सेफ़ होगा, पर वो कहता है कि यही सोंगुनाते ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्डर है। तभी सागरी कुछ क्रिमिनल्स की लिस्ट चेक करती है जिसमें 30 लोगों को मारने वाला तोनियो साइकिची होता है, एक सीरियल किलर निकी मारू और एक और बंदा कीदो, और ये सब बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल हैं। तभी गावी मारू भी वहाँ बैठा होता है और सारे क्रिमिनल्स के चेहरे पर एक कपड़ा बांध दिया गया था जिससे कि वो कुछ देख ना पाए। और गावी मारू कहता है बच्चों की तरह कि मुझे सांस नहीं मिल रही और मैं देखना चाहता हूँ कि ये राजा तोकुगावा है कौन, पर सागरी मना करती है। तभी वो मंत्री फिर से बोलता है और बताता है कि तुम लोगों को शिनचन क्यों जाना है और अमृत की खोज करनी है। जो भी उसे वापस लेकर आएगा उसको फ्रीडम यानी आज़ादी मिलेगी, वो भी सर्टिफाइड। तभी ये सुन के सब शांत हो जाते हैं, पर एक क्रिमिनल हंस रहा होता है और वो कहता है कि मैं फिर से लोगों को फाइनली मार पाऊँगा, और इसका नाम आदिची होता है जो कि सिर्फ औरतों और बच्चों को मज़े के लिए मारता था। तभी सागरी सोचती है कि क्या मैं ऐसे सच में बुरे लोगों को बिना डाउट के मार पाऊंगी। तभी गावीमारू ये सुन के बोर हो रहा होता है और उबासी लेता है। तभी एक लड़की क्रिमिनल बोलती है कि क्या तुम गावीमारू द हॉलो हो, और आँख खोलकर कहती है कि तुम्हारे बालों के कलर से तुम्हें अलग से पहचाना जा सकता है और तुम काफ़ी फेमस हो हमारे काम की लाइन में। लेकिन मैं दुखी हुई, तुम दिखने में कुछ खास नहीं हो और जैसे अफवाहों में था तुम उससे थोड़े छोटे हो। तभी गावीमारू उसे डिसअपॉइंट करने के लिए माफ़ी मांगता है और सागरी सोचती है कि मैं जब इससे पहली बार देखी थी तो ये नॉर्मल सा लगा था, पर यह बंदा पूरा अलग है। क्या ये इन सब जैसा ही है या फिर इन सब से भी ज़्यादा बुरा है? तभी सागरी गावीमारू की रिफ्लेक्शन तलवार में देखती है और वो रिफ्लेक्शन देख के डर जाती है। और फिर मंत्री बोलता है कि मैं अब उस जगह के बारे में तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि वो जगह स्वर्ग है, और स्टोरी दोबारा सुनाने वाला था। तभी वो क्रिमिनल बोर होते हुए बोलते हैं कि बंद करो ये सब, हमें पता है। तभी दूसरा बंदा ऑर्डर देता है और बोलता है कि उसे लेके आओ, और वो वहाँ उस बंदे को लाते हैं जो कि उस आइलैंड से बच के आया था, जिसकी बॉडी पर हर जगह से फूल खिले हुए थे, और वो जिंदा तो था पर एक डेड बॉडी से कम नहीं था। और ये देखकर सारे क्रिमिनल्स डरने लगते हैं और बोलते हैं कि तुमने ये नहीं कहा था कि आइलैंड खतरनाक है। और मंत्री बोलता है क्या हुआ, डर गए? बस ऐसे ही फूल आ जाएंगे बॉडी पे, पर अच्छी मौत होगी, वैसे भी तुम लोग वेस्ट हो। और बोलता है कि अभी तक 60 लोगों को भेजा जा चुका है पर इनमें से एक यही वापस आया है। और क्रिमिनल्स ये सुनकर चिल्लाने लगते हैं कि नहीं जाएंगे, ये क्या हो रहा है? पर मंत्री रोते हुए बोलता है कि तुम लोगों को तो स्वर्ग भेजा जा रहा है चूतियों, जबकि तुम लोगों को तो मौत सुना दी गई है और तुम लोगों को इसमें हमारे प्यारे राजा की महानता नहीं दिख रही। तभी एक क्रिमिनल बोलता है कि तुम्हें खुद नहीं पता ना कि उस आइलैंड पर क्या है, क्यों? सही कहा ना? और क्या ये वहाँ अमृत होगा या नहीं होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है ना। तभी सारे क्रिमिनल्स बोलते हैं कि ये सही कह रही है। तभी वो दूसरा बंदा
जो दूसरा मंत्री होता है वो बोलता है कि अगर हिस्सा नहीं लेना है तो मना कर सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तभी एक क्रिमिनल बोलता है कि मैं नहीं जा रहा, और वो जहाँ से जाने लगता है। तभी एक असाइमन उसकी गर्दन काट देता है। तभी वो मंत्री कहता है कि ओ एक बात बताना तो मैं भूल ही गया, तुम लोगों के साथ एक मॉनिटर रहेगा, और हाँ, तुम लोगों को मौत की सज़ा तो दे दी ही गई है, जो कि आइलैंड पर भी फॉलो होगी। और अगर तुमने भागने की कोशिश की तो ये जो मॉनिटर हैं वो यमादा क्लैन के हैं, वो तुम्हारा तुरंत गला काट देंगे। और अगर ये मर गए, चाहे गलती से या अपने आप, फिर भी तुम लोग मरोगे, और इनके बिना तुम वापस नहीं आ सकते। और गावीमारू ये सुनकर सागरी से बोलता है, क्या ये सच है? सागरी कहती है हाँ, और सागरी गावीमारू की मॉनिटर होती है। और तभी राजा उस दूसरे मंत्री को अपने पास बुलाता है और कान में कुछ कहता है, और वह बोलता है कि एक बात और, तुम लोगों को अपने नंबर कम करने हैं, क्योंकि बोर्ड पर सबके लिए जगह नहीं है और असाइनमेंट भी लिमिटेड है। तो तभी एक क्रिमिनल उसकी पूरी बात करने से पहले ही एक को मार देता है और बोलता है कि ऐसे ही नंबर कम करने हैं, एक दूसरे को मार के। और इस बात पर मंत्री कहता है कि हाँ, और हाथ नहीं खोलने चाहिए। और अब वहाँ मौत का तांडव होता है और हर तरफ वो क्रिमिनल्स एक दूसरे को मार रहे होते हैं, पर गावीमारू बिल्कुल शांत बैठा होता है। फिर अगले सीन में हर तरफ खून ही खून, और क्रिमिनल्स एक दूसरे को बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। और ये देखकर राजा को बड़े मज़े आ रहे थे कि आजकल ये मौत का खेल देखने को कहाँ मिलता है। और तभी दूसरा मंत्री सोचता है कि ये पागल है, ये लोग तो सही से लड़ भी नहीं पा रहे क्योंकि इनके हाथ बंधे हुए हैं, और आखिर में ये सब बेकार ही है। तभी राजा बोलता है कि वो रेड सील वाले यानी सुपर पावर्स वाले क्रिमिनल्स कहाँ हैं। और तभी मंत्री लिस्ट निकालता है और बोलता है कि उनमें से एक वो है, वो देखो, जो दिखने में जवान है पर डकैतों का सरदार है, और ये एक गजब का बंदा है जिसने पूरा माउंटेन कब्जा करके रखा है। लगता है ये डाकू मंगल सिंह से इंस्पायर था। और ये लड़की जिसने महल में घुस के सबको मार दिया था, और दूसरी ये क्योनोइची है। और फिर ये जो कि एक तलवार चलाने वाला है, और इसे ब्लेड ड्रैगन के नाम से जाना जाता है, जो कि पूरे 8 राज्यों में इसके टक्कर का कोई नहीं है। और फिर ये जो एक बड़ा शरीर वाला है, जिस पे ना तो तलवार का और ना ही भाले का किसी का फ़र्क नहीं पड़ता। और ये सुनकर राजा को तो बड़े मज़े आ रहे होते हैं, ऐसा लग रहा था कि एवेंजर के मेंबर्स कोई बता रहा है। तभी मंत्री बोलता है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और लिविंग लीजेंड है गावीमारू द हॉलो, जो कि यहाँ है, और वो तो अभी तक अपनी जगह से हिला भी नहीं। और तभी सागरी ये सब देख के थोड़ा परेशान होती है, और उसके पास आइजन नाम का एक बंदा आता है जो कि यमादा क्लैन से ही था, जो कि बोलता है कि इससे ज़्यादा तो खून खराबा उस आइलैंड पर होने वाला है, और जब ये होगा तुम क्या इन लोगों को मार पाओगी? और सागरी सोच में पड़ जाती है। तभी आइजन बोलता है कि मैं बताता हूँ, तुम इस काम के लिए अभी तैयार नहीं हो, और एक लड़की को तलवार उठानी ही नहीं चाहिए, तुम्हें शांति से महल में रहना चाहिए, और ये जल्लादों वाला काम तुम्हारे लिए नहीं है। पर सागरी कहती है माफ़ करना, पर मैं कर सकती हूँ। और तभी हम सागरी की बैक स्टोरी देखते हैं, जिसमें वो बताती है कि उसके क्लैन के तलवार उठाओ या ना उठाओ, पर सब लाशों से यानी लोगों को मार के ही ज़िंदा रहते हैं और अपने आप को पालते हैं। इसलिए सागरी को बचपन में कुछ लोग बच्चे परेशान करते हैं पत्थर मार के कि वो एक ऐसे क्लैन से है जो कि लोगों का गला काटता है। और तभी सागरी को तलवार दिखती है जिसमें उसकी रिफ्लेक्शन दिखती है। और अब प्रेजेंट में कुछ क्रिमिनल सागरी की तरफ बढ़ते हैं कि वो एक लड़की है और उसकी तलवार ले लेंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। और ये देखकर आइजन आगे बढ़ता है सागरी को बचाने के लिए, पर सागरी उन्हें खुद मारने के लिए आगे बढ़ती है, और वो एक बार के लिए झिझकती है पर तीनों क्रिमिनल्स का गला काट देती है। और फिर उसे वही डर और दुख घेर रहा होता है उन्हें मारने के बाद। पर तभी गावीमारू बोलता है, पता है लोगों को मारना बिल्कुल अच्छा नहीं है। और ये सुनकर सागरी होश में आ जाती है और देखती है कि गावीमारू राजा से बोल रहा होता है कि कोई और तरीका नहीं है लोगों को सिलेक्ट करने का कि कौन जाएगा। तभी मंत्री बोलता है कि तुम यहाँ कैसे आ गए और वापस जाओ। गावीमारू कंटिन्यू करता है और बोलता है कि माना हम मर्डरर्स हैं, लोगों को मारते हैं, पर हम इसलिए नहीं मारते क्योंकि हम चाहते हैं। तभी मंत्री बोलता है गार्ड्स कहाँ हैं, और गावीमारू कहता है कि मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। और मंत्री बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजा को बताने की कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तभी गावीमारू कहता है, ओ कम ऑन, क्या तुम्हें नहीं पता लोगों का मरना अगर उन्हें ना मारा जाए तो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, नेचर का रूल है। तभी दूसरा मंत्री बोलता है, अब बस बंद करो, अगर तुम्हें नहीं पार्टिसिपेट करना तो बोल दो। गावीमारू कहता है,
तुम नहीं सुन रहे। तभी वो मंत्री एक क्रिमिनल से बोलता है, सुनो तुम, अगर इस बंदे को मार दोगे तो मैं तुम्हें डायरेक्ट भेज दूंगा। और ये सुनकर गायमारू चौंकता है और क्रिमिनल खुश होकर गायमारू की तरफ बढ़ता है और वो पत्थर उठाता है फेंकने के लिए। गायमारू कहता है कि तुम लोग फालतू में मारना नहीं चाहोगे, क्यों है ना। तभी क्रिमिनल बोलता है, अगर ये मुझे बचाएगा तो क्यों नहीं। और वो पत्थर गायमारू पर फेंकता है, पर गायमारू डॉज कर देता है। और वो क्रिमिनल कहता है कि हिलो मत। गायमारू कहता है कि हम इस पे बात कर सकते हैं, पर वो क्रिमिनल मारने को तैयार ही नहीं था। तभी गायमारू कहता है, तो ठीक है, अब तुम मुझे मारोगे तो मैं भी तुम्हें मारूंगा। और ये सुन के क्रिमिनल थोड़ा डरता है और बोलता है कि तुम तो किसी को मारने वाले नहीं थे। पर गायमारू कहता है, हाँ नहीं था, पर अब कोई रास्ता नहीं है। तुम मारोगे तो मैं बचने के लिए मारूंगा, क्योंकि मैं मरना अफोर्ड नहीं कर सकता। और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और बोलता है कि मेरा मन बहुत ज़्यादा भारी हो चुका है लोगों को मार के। और वो काफ़ी डिसअपॉइंट लग रहा होता है, पर फिर वो हाथ से उस क्रिमिनल की गर्दन फाड़ देता है और दूसरे की पैर से गर्दन तोड़ देता है, तीसरे की फिर से गर्दन तोड़ देता है, चौथे की गर्दन अपने दांतों से काट देता है। और फिर वो टेंट टूट जाता है और बाकी क्रिमिनल्स पानी की तरफ यानी समंदर की तरफ भागते हैं और गायमारू उन्हें वहीं पर बहुत दर्दनाक तरीके से मार देता है। और अब वो पूरा खून से लथपथ था और ये देखकर राजा की तो पूरी फट जाती है। और अब भाई क्या सीन था। एक मंत्री बोलता है, ये तो मॉन्स्टर है। दूसरा बोलता है, ये है गाबीमारू द हॉलो। और अब गाबीमारू की वो बात याद आती है सागरी को कि मैं इन सब की मौत से मेरा मन भारी हो चुका है। और सागरी अपनी तलवार में गाबीमारू की रिफ्लेक्शन देखती है, जो कि हर तरफ से दर्द से घिरा हुआ था। और आइजन बोलता है कि इसका तरीका काफ़ी दर्दनाक है। और गाबीमारू बोलता है, चलते चलते क्या मुझे ले जाओगे अगर मैं मौत को सुंदर तरीके से दूं तो। और सागरी अब समझ जाती है कि उसे ताकत नहीं चाहिए लोगों को मारने के लिए, या अपने डर को मिटाना नहीं है, बल्कि भार इस बात का है कि जो लोग उसने मारे हैं उनका दर्द उसके पास है और उसे वो हटाना है। और अब वो रो रही होती है। आइजन पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? हो सकता है ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पर सागरी कहती है, नहीं, मैं उसे मार दूंगी। और यहीं पर सिलेक्शन ख़त्म होता है और अब सारे क्रिमिनल्स जो जा रहे होते हैं उनका नाम बोला जाता है। पहला आज़ा द बैंडिट किंग, दूसरा तामिया द स्वॉर्ड ड्रैगन, तीसरा ट्विस्टेड कियोन द हंटर ऑफ 100, चौथा नुरुगान ऑफ द सांका, पाँचवा होरुबो द किलिंग प्रेयर, पाँचवा शिनोबी गाबीमारू द हॉलो, देन आकागेना द कैनिबल कॉर्टेसियन, फिर कुनोइची यूजुरिया ऑफ क्यूसू, फिर 9th मोरो और 10th रोकुरोता। और ये 10 मिलाकर जाएंगे, जिनके साथ एक एक यानी 10 असाइमोन यामादा क्लैन के होंगे। और फिर हम बोट को जाते हुए देखते हैं, जिसमें सारे क्रिमिनल्स हर एक असाइमोन के साथ बंधे हुए होते हैं और वो अब अमृत की खोज करेंगे। और तभी हमें वो आइलैंड शिनशिनक्यू, जिसे स्वर्ग बोला गया है, वो दिखता है। और यहीं पर हमारा एपिसोड 2 ख़त्म होता है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।